सोहेयोको हियर। तो हाँ, मैं वापस आ चुका हूँ एक और खतरनाक मानवा के साथ। और हाँ, गॉड की डिलीवरी मैन इस सीरीज के भी चैप्टर्स आ चुके हैं, तो कल इसका एक वीडियो आ जाएगा। पूरी तुम कभी नहीं भूल पाओगे। कहानी के शुरुआत में हम दो पर्सन को देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ जा रहे थे। उसी वक्त उनके सामने दो रास्ते आ जाते हैं, जिसको देखकर वो औरत कहती है, हम लोग इस रास्ते से नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ये रास्ता कितना ज्यादा खतरनाक है। तभी वो आदमी कहता है, क्या तुम्हें ये नहीं पता अगर हम देर से कहे तो फिर वो मास्टर हमारा हाल क्या करेगा, इसलिए हमें इस खतरनाक रास्ते से ही जाना होगा। हम इस रास्ते से जाए तो फिर हम 1 घंटे को बचा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उनके सामने लाशों का ढेर लगा हुआ होता है, जिसको देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर चुके थे। वो कहता है, ये जगह तो एक बैटलफील्ड के अंदर बदल चुका है। तभी वो औरत कहती है, हनी जल्दी करो, मुझे काफी ज्यादा उल्टी आ रही है, इस जगह से चलते हैं। वो लोग उस जगह से जा ही रहे थे, तभी उनको एक बच्चे के रोने का आवाज आता है। पर वो लोग जो पीछे मुड़ते हैं, वो लोग एक मरे हुए एल्फ के हाथों पे एक बच्चे को रोते हुए देखते हैं। वो लोग इस चीज को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तभी उसका पति कहता है, ये बच्चा जितनी जल्दी इस वर्ल्ड को छोड़ दे, ये इसके लिए इतना ही बेहतर होगा। वो लोग इस बच्चे को इग्नोर कर इस जगह से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो औरत ये देख नहीं पाती और उस बच्चे को जाकर उठा लेती है। तो ये बच्चा एक स्लेव की जिंदगी जिए, हम कर्स्ड हैं, हम जिंदगी के अंदर कभी खुश नहीं रह सकते। तब उसकी पत्नी कहती है, नहीं ये गलत है, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। ये सुनकर वो आदमी पिघल जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है बिल्कुल 5 सालों के बाद। यहाँ पर हम उसी बच्चे को देखते हैं जो कि अभी 5 साल का हो चुका था। वहीं पर उसकी माँ यानी कि वही औरत ये भी प्रेग्नेंट थी। वहीं पर हम उस आदमी को देखते हैं कि नीरो से कहते हैं, नीरो मुझे फॉलो करो। और वो आदमी नीरो को एक स्पेशल जगह के अंदर लेकर आ चुका था। वो कहता है, इस टनल को बनाया था तुम्हारे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर्स ने। तभी वो नीरो से पूछता है, क्या तुम्हें पता है वो कौन सी 2 चीजें जो कि स्लेव्स कभी नहीं कर सकते? नीरो कहता है, हाँ मुझे पता है, हथियार और किताबें जो कि स्लेव्स कभी भी यूज नहीं कर सकते। वो कहता है, तुम्हें क्या पता है क्यों? एक वेपन और एक बुक स्लेव्स कभी भी यूज नहीं कर सकते। इसका रीजन यही है क्योंकि उनको ये चीज पता है, हमेशा एक रेवोल्यूशन एक किताब और एक हथियार के साथ ही शुरू होता है। और जब ये वर्ल्ड बदल रहा होगा, वो मास्टर्स कभी ऐसा नहीं चाहेंगे हम लोग बदले। और ये चीज हमारे ग्रैंडफादर को समझ में आ चुका था, इसलिए उन्होंने अपने डिसेंडेंट्स को तैयार करने के लिए इस जगह को बनाया था, उनको सीक्रेटली तैयार करने के लिए। वो कहता है, नीरो मुझे तुम प्रॉमिस करो, तुम इस चीज को एक सीक्रेट रखोगे और सीक्रेटली अपने आप को तैयार करोगे। मुझसे वादा करो, ये वर्ल्ड जल्द ही बदलने वाला है। सीन कुछ सालों के बाद शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते नीरो के फादर को जो कि जमीन के अंदर लेटा हुआ था। वहीं पर नीरो के भी 2 बहनें भी थे जो कि दौड़ कर आते हुए नीरो से कहते, भैया फादर को कुछ हो चुका है। उसके बाद हम देखते उन सभी लोगों को उसके फादर के ग्रेव के सामने बैठकर वो सभी लोग रो रहे थे। वहीं पर एक आदमी आते हुए कहता है, तू एक फेरल गाय था, मेरे मेडिसिन को नान लेने का अंजाम यही होता है। तभी नीरो की मदर कहती है, ये तुम थे जिसने ऐसा किया है, वरना हमने तो हमारा पूरा पैसा लगा दिया था कुछ मेडिसिन खरीदने के लिए। तभी वो आदमी कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं स्टिल रिग्रेट करता हूँ, मैं तुम्हें ओशन के अंदर नहीं खरीद पाया था? तभी नीरो की मदर कहती है, वो तुम थे जिसने कि मेरे हस्बैंड के दवाई के अंदर पॉइजन मिलाया था, वो तुम थे। तभी वो आदमी दौड़ कर आते उसके मुंह को पकड़ लेता है और वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं एक कॉमनर हूँ, तुम्हारे जैसे किसी स्लेव की मेरे से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? और वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं एक कॉमनर हूँ, तुम्हारे जैसे किसी स्लेव की मेरे से बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तभी वो औरत उसको धक्का देते हुए कहती है, मेरे पास अपना आप खुद का रास्ता है, मैं तुमको जिंदगी भर के लिए कर्ज दूंगी। तभी वो आदमी उसको मारने के लिए आता है। हमारा नीरो उसके मदर को बचाने के लिए जा ही रहा था, तभी उसका मदर उसको रुकने के लिए बोलती है, कहती है, मैं रिगास फैमिली की एक प्रॉपर्टी हूँ, अगर उनके बिलोंगिंग्स को कुछ हो गया तो फिर वो लोग तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। ये सुनकर वो आदमी बिल्कुल रास्ते में ही रुक जाता है, अपने हाथ को हटाते हुए कहता है, वो कहता है, मैंने सुना है तुम्हारा बॉडी अब भी काफी अच्छे शेप के अंदर है, एक स्लेव अपने पति के बिना, तुम्हें क्या लगता है उसका ओनर उसको रखेगा? ये बोलकर वो आदमी काफी ज्यादा हंसने लगता है। उसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं नीरो के मदर को उसके मास्टर ने सेल कर दिया था और इसको खरीदने वाला वो ही कमीना था। वो नीरो के मदर को देखकर काफी जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं पर हम देखते नीरो और उसके 2 बहनों को, जहाँ पर उसकी मदर उससे कह रही थी, नीरो अगर तुम अपने सिबलिंग्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो फिर कभी तुम उनके सामने मत रोना। हम देखते हैं अपना नीरो भी अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और वो भी फूट फूट कर रोने लगता है। उसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं हमारा नीरो कहीं पर दौड़ते हुए जा रहा है। वो कहता है, मदर ऐसा नहीं हो सकता मदर। तभी हम देखते उसके मदर को किसी ने मार दिया था।
हम देखते हुए अपने दोनों बहनों के आंखों को बंद कर देता है। तभी हम देखते इन लोग के पास से कोई कह रहा होता है, छोड़ दो मुझे, वो मेरी प्रॉपर्टी थी, उसके साथ मैं कुछ भी करूँ तुम लोगों का क्या। और वैसे भी ये कोई मर्डर नहीं था, उसका कॉस्ट एक घोड़े के जितना था। क्या तुम एक घोड़े के लिए मुझे जेल के अंदर डाल दोगे? क्या तुम लोग मुझे एक घोड़े को मारने के लिए जेल के अंदर डाल रहे हो? और इस आदमी को देखकर हमारा नीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वहीं पर हम देखते रात का सीन जहाँ पर नीरो के दो बहनें सो चुकी थी। वहीं पर नीरो अपने फादर की बातों को ही सोच रहा था, जहाँ पर उसके फादर ने उससे कहा था, नीरो क्या तुम्हें पता है वो कौन सी चीज है जिससे कि हर मास्टर घबराता है? वो है एक चेंज जो कि इस वर्ल्ड को बदल कर रख सकता है। और ये चेंज हमेशा एक वेपन और एक किताब के साथ ही शुरू होता है। वहीं पर हमारा नीरो काफी गुस्से के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो ट्रेनिंग करते करते थक जाता है, इसलिए वो बैठ जाता है। जगह पर बैठते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मुझे ताकतवर बनना है तो फिर मुझे ट्रेनिंग करना होगा, मुझे ट्रेनिंग करना होगा। और इसी के साथ वो अपने लॉकेट को देखने लगता है। तो भी उसका बहन उसको खाने के लिए बुलाता है। वहीं पर हम दिखा जाता है रात का सीन जहाँ पर नीरो अपने दो बहनों से बोल रहा होता है, तुम लोगों को अपने कमरे में जाकर सोना चाहिए। तभी उसकी बहन विंडी कहती है, ब्रदर मुझे काफी डर लगता है जब सिल्वी रात में चिल्लाती है। तभी वो सिल्वी से पूछता है, तुम्हें किस वजह से डर लगता है? मैं हमेशा सपना देखती हूँ मैं और सिल्वी अलग हो जा रहे हैं, अलग मास्टर के पास। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा भाई अब तक जिंदा है। कोशिश करूंगा कि हम तीनों कॉमनर्स बन पाए और मैं वो सब करने को राजी हूँ जो भी मुझे कॉमनर बनने के लिए करना होगा। तभी उसकी बहन पूछती है, ये हम कैसे कर सकते हैं? हमारा नीरो उससे बोलता है, कॉमनर बनने के इस जगह पर 3 रास्ते हैं। पहला है हम बहुत ज्यादा टैक्स एम्पायर को पे कर अपने खुद के लाइफ को जी सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम पैसे चाहिए जो कि हमारे पास बिल्कुल नहीं है। तो दूसरा रास्ता ये है कि अपने जिंदगी को खतरे में डालकर किंगडम के लिए मेरिट्स जीतना होगा, जो भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लास्ट रास्ता है एक्सनम। तभी उसकी बहन उससे पूछती है, ये एक्सनम क्या है? हमारा नीरो उससे बोलता है, करंट एम्पायर है, वो भी कभी स्लेव्स हुआ करते थे और उन्होंने ही इस एकेडमी को बनाया है। के बाद सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद का। ब्रदर का नाम होता है लॉर्ड लोगन। तभी वो आदमी कहता है, लॉर्ड लोगन मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि हमें बिल्कुल पता नहीं था अब आज आने वाले हैं। तभी लॉर्ड लोगन कहता है, मैं चिकवा जल्दी इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे कल अरुका काउंसिल के अंदर का मीटिंग भी अटेंड करना है। और वैसे क्या ये वही है? यही है कुंडन कुसन। तभी वो बटलर कहता है, हाँ योर मैजेस्टी ये वही है, यही है कुंडन कुसन, उसका नाम है इवान। तभी इवान एक कमीना उनको ग्रेट करते हुए कहता है, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। तभी वो एम्परर कहता है, मैंने सुना है तुम इस साल एक्सनम एकेडमी को अटेंड करने वाले हो। हम लोगों के पास काफी सारे बातें हैं क्योंकि मैं एक्सनम एकेडमी का एक सीनियर हूँ, तो फिर मैं तुम्हें काफी कुछ बता सकता हूँ एक्सनम के बारे में। तभी वो मास्टर कहता है, जल्दी से स्लेव्स जाओ और मैजिस्ट्री के लिए खाना तैयार करो। तभी वो एम्परर कहता है, नहीं मैं इस जगह पर खाना खाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस देखने आया था यंग कुंडन किस जगह पर पला बड़ा है और मैं अपने एक्सनम के इस छोटे से जूनियर से मिलने आया था। लड़का कहता है, तो फिर मैजिस्ट्री मुझे इजाजत दीजिए मैं आपको दिखा पाऊं मेरे फादर किस जगह पर पले बड़े हैं। और वहीं पर हम देखते हैं हमारे नीरो को जो कि छुपकर इन सब चीजों को देख रहा था, उसके दिमाग में कुछ अलग खिचड़ी पक रही थी। तभी हम देखते ट्री हाउस को जिसको देखकर वो एम्परर कहता है, मैं इस चीज को देखकर ही बता सकता हूँ यंग कुंडन इसी जगह पर पले बड़े थे, क्या इसको ट्री हाउस कहते हैं? तभी वो कहता है, मेरे फादर सिटी से ज्यादा नेचर के अंदर रहना ज्यादा पसंद करते थे। तो मैजिस्ट्री कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा, कुंडन हमेशा कहता रहता था नेचर मानव एकदम प्योर सोर्स है, नेचर ही अकेला एक सोर्स है ग्रेटेस्ट मैजिशियन बनने का। वो कहता है, मेरे फादर के जैसा ही मैं भी एक मैजिशियन बनना चाहता हूँ, स्पेशली एक ब्लैक मैज। तो क्या तुम्हारे पास उस चीज के लिए क्वालिफिकेशंस है? तो वो कहता है, मुझे ज्यादा तो कुछ नहीं पता पर मैं बोलकर अपने हाथों में एक छोटे से माना के सर्कल को ले आता है। वो कहता है कि तुम मुझसे ही माना को फील कर सकते हो, ये चीज सच में काफी ज्यादा बढ़िया है। तो वो कहता है, जब भी फ्री होता तब मैं इस जगह पर आकर ट्रेनिंग करना पसंद करता हूँ। वे कह ही रहा था तभी हम देखते जमीन हिलने लगता है। हम देखते चारों तरफ से काफी सारे बुल्स उनकी तरफ अटैक कर देते हैं। वे सोल्जर्स मैजिस्ट्रेट को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने खड़े हो चुके थे, लेकिन वो एक भी बुल को नहीं रोक पाते। तो ये बास्टर्ड भी इन बुल्स के ऊपर अटैक कर देता है पर उससे कुछ फायदा नहीं होता। वो मैजिस्ट्रेट के पीछे जाकर छुप जाता है और कहता है, ये सारे बुल्स कहाँ से आए? हम देखते वो बुल्स मैजिस्ट्रेट के ऊपर अटैक करने वाले ही थे। तभी वहाँ पर हमारे नीरो की एंट्री होती है जो कि काफी स्टाइल से आकर उन बुल्स के आंखों में देखते ही वो सारे बुल्स रुक जाते हैं। और इस चीज को देखकर वो एम्परर भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। अभी हमें नीरो के एक पास्ट मेमोरी को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका फादर उससे कह रहा होता है, नीरो भले ही तुम मेरे बच्चे हो पर तुम्हारे असली माँ बाप कोई और थे।
तुम्हारे असली फादर एक एल्फ थे जो कि मारे जा चुके थे और ये पेंडेंट तुम्हारे हाथों पे था। और ये सारे इनक्रेडिबल एबिलिटी जो कि तुम प्रोसेस करते हो इसका रीजन यही है क्योंकि तुम एक हाफ एल्फ हो। तभी एम्परर पूछता है क्या तुम प्रोसेस करते हो पावर ऑफ कम्यून। तभी हम देखते एक बुल आउट ऑफ कंट्रोल होकर मैजिस्ट्रेट की तरफ अटैक करने आ जाता है, लेकिन तभी हमारा नीरो एक गार्ड की तलवार को उठाकर उस बुल के छाती पर मार देता है और खुद भी नीचे गिर जाता है। तभी एम्परर कहता है एम्परर के जान को बचाने के लिए तुम कौन से रिवॉर्ड को एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्लीज मुझे अलाउ कर दीजिए एक्सटर्नल एकेडमी को अटेंड करने के लिए। और ये सुनते ही कुत्ते के बच्चे को शौक लग चुका था। वो कहता है योर मैजिस्ट्री ये बस एक स्लेव है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई एक्सटर्नल एकेडमी को अटेंड करने के लिए। मैजिस्ट्री को बोल रहा है तू क्या अपने औकात को भूल चुका है। तो ये देखते कुछ गार्ड्स को जो कि काफी ज्यादा शौक हो चुके थे, वो लोग कहते हैं क्या ये स्लेव मैजिस्ट्री के प्रेजेंस के अंदर एक वेपन को उठाने की हिम्मत करता है, क्या इसको मरने से डर नहीं लगता। तभी वो कुत्ता कहता है योर मैजिस्ट्री इस गंदे बच्चे के पास मत जाइए। तभी ये कुत्ते का पिल्ला कहता है योर मैजिस्ट्री काफी गंदा है, इसके पास अब मत जाइए। तभी वो एम्परर हमारे मेन के कानों में जगह कहता है क्या तुम्हें मैं उल्लू लगता हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैंने नोटिस नहीं किया, तुम एक हाफ एल्फ हो और तुमने उन एनिमल के साथ कम्यून कर उनको ऑर्डर दिया है मेरे ऊपर अटैक करने का। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं इस चीज का पता नहीं लगा पाऊंगा और ऊपर से तुमने मेरे सामने तलवार उठाने की हिम्मत की है, इसका सजा बस है मौत। लेकिन ये स्लेव जब मेरी जान को बचा पाया है तब हम इसके डेथ पेनल्टी को माफ करते हैं, लेकिन जाओ जगह इसको फेंक दो अकाली माइन के अंदर और इससे अपनी जिंदगी के एंड तक काम करवाओ। और ये सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक चुका था। उसके बाद हम देखते रात का सीन जहाँ पर कुछ स्लेव्स को ले जाया जा रहा होता है। वहीं पर एक आदमी कहता है हम किस जगह पर हैं, हम कहाँ पर जा रहे हैं। एक दूसरा पर्सन कहता है हमें अब कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, हम अभी अरुका से बहुत ज्यादा दूर है। एक और आदमी कहता है ये इस जगह पर हो क्या रहा है, सभी लोग अपनी मौत के लिए प्रिपेयर क्यों हो रहे हैं, हम किस जगह पर जा रहे हैं। तभी दूसरा पर्सन कहता है हम जा रहे हैं अजीबम माइन के अंदर जो कि स्पेशली मैजिक वेपन्स के और के लिए काम करता है और उस जगह पर हमें मिलता है मैजिक ओर्स का सब्सटेंस। तभी आदमी पूछता है लेकिन ये सभी लोग ऐसे प्रिपेयर क्यों हो रहे हैं जैसे कि हम लोग मरने वाले हैं। और सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के दो बहनों को जो लोग काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। वो लोग कहते हैं अब जब हमारा ब्रदर इस जगह से चला जा चुका है क्या ये लोग हमें सेल कर देंगे, अब हमारे साथ क्या होगा। तभी विंडी सिल्वी से कहती है तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ब्रदर हमें कह कर गए हैं वो जरूर वापस लौटेंगे और हमें बस वही करना होगा जो लोग ये कहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उसके मालिक को जो कि एक नोबल कुर्सी को लेकर आ चुका था और ये देखने से ही तरकी लग रहा था। मोटा सांड कहता है तो ये दोनों है तुम्हारे स्लेव्स, ये तो बहुत ज्यादा यंग है, तो तुम इनके कितने पैसे लोगे। चलो चलो मैं तुमको इसके 300 गोल्ड कॉइन्स दूंगा, वो भी दोनों के लिए। क्या तुम्हें नहीं लगता एक बहुत ही अच्छा प्राइस है इन दो स्लेव्स के लिए जो कि ठीक से काम भी नहीं कर सकते। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है मैंने तुम्हारे बारे में काफी सारे नेस्टी र्यूमर्स सुने हैं। तभी वो नोबल कहता है वो सारे कॉमनेस का फैलाया हुआ एक झूठ है जो कि मेरे खिलाफ फैलाया जा रहा है, वो लोग तो बस मुझसे जलते हैं। जैसे तुम्हें पता ही है कौन है इस अरुका के अंदर ग्रेटेस्ट नोबल है। चलो ठीक है मैं तुमको इन स्लेव्स के 450 गोल्ड कॉइन दूंगा दोनों के लिए। बूढ़ा आदमी झिझकने लगता है, वो कहता है जैसे कि मैंने बोला था मैं उनको सेल नहीं करना चाहता। तभी वो कहता है ठीक है 600 गोल्ड कॉइन दोनों के लिए, ये इतना पैसा जिससे कि तुम एक अच्छे से दमदार स्लेव को पाल सकते हो। और ये सुनकर इस बुढ़े आदमी का आंखें चमकने लगता है। उसके बाद हम देखते हमारे नीरो को जो कि अचानक से चिल्ला उठता है, कहता है मैं इस चीज को बिलीव नहीं कर सकती जिसके लिए मैं पिछले 1 साल से प्लान कर रहा था वो एक फेलियर है और मैं अभी सबसे बुरे सिचुएशन के अंदर हो। मैं जगह मर नहीं सकता, मुझे अपने सिस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है। वे अचानक से एक गार्ड उसके ऊपर चाबुक से मारते हुए कहता है मेरा काफी वीक हार्ट है, तुमने इतनी जल्दी से चिल्लाया क्यों, अगर मैं मर जाता तो क्या होता। बोलकर उसको पीटने लगता है। वो आदमी हमारे नीरो को पीट ही रहा था तभी एक जंगली बीस्ट आकर एक स्लेव को खा लेता है। तभी सभी लोग कहने लगते हैं जल्दी से जगह से भागो, जंगली उस जगह से आ चुका है ह्यूमंस का शिकार करने के लिए। गार्ड जल्दी से उसके ऊपर एक तीर से अटैक कर देता है और वो इसी जगह पर मारा जाता है। तभी वो लोग कहते हैं हम लोग ऑलमोस्ट माइन के पास पहुंच चुके हैं और अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो फिर इस जगह से भागने की कोशिश भी मत करना। हमारा नीरो उस मरे हुए आदमी को देखकर अपने मन में सोचने लगता है मैं इस जगह मर नहीं सकता, ऐसे तो बिल्कुल नहीं। देखते वो लोग माइन के पास पहुंच चुके थे और वो गार्ड आदमी को हाथ दिखाते हुए कहता है कैसा है वार्डन, बहुत सालों से नहीं मिले। तभी वो आदमी कहता है अपने बकवास को बंद कर और मुझे ये बता इस जगह तो 18 स्लेव्स की बात हुई थी, लेकिन इस जगह पर बस 14 स्लेव्स क्यों है। वो कहता है 3 तो बस भूख के मारे ही मर गए और एक रास्ते पर आते आते एक जंगली जानवर ने उसको खा लिया। तभी वो वार्डन अपने सिर पर हाथ देते हुए कहता है अगर इन लोगों को स्लेव्स देने ही थे तो फिर छट्टे कट्टे लोगों को भेज सकते थे, इन सभी लोगों की तरफ तो देखो ये तो बस मरने ही वाले हैं।
तभी वो आदमी कहता है तुम फकिंग बास्टर्ड, तुम लोग इसी पर खड़े क्यों हो, जल्दी से इन पिक्सल्स को उठाओ और इसी पर लाइन अप करो। एक आदमी कहता है तुम बास्टर्ड लोग अब सफर करने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि ये वार्डन इसे मॉन्स्टर से कई गुना खतरनाक है। तभी हम देखते एक बुढ़ा आदमी उस वार्डन के पास आते हुए कहता है सर वार्डन मैं कॉमनर हूँ, कुछ करिकुलम स्टैंसेस की वजह से मेरा हालत इस जगह पर ऐसा हो चुका है, अगर आप मेरी मदद करते हैं तो फिर मैं आपको रिवॉर्ड की बात करने ही वाला था, लेकिन वो वार्डन उसके गले को स्तर से अलग कर देता है। तभी वो चिल्लाकर कहता है तुम फकिंग बास्टर्ड, तुम लोग ध्यान से सुनो, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता तुम लोग पास्ट के अंदर क्या थे, लेकिन अब से तुम लोग एक माइनिंग मशीन से ज्यादा कुछ नहीं हो, और अगर तुम लोग मेरी बातों को नहीं मानते तो फिर तुम लोग तैयार हो जाओ मेरे हाथों से मरने के लिए या फिर मॉन्स्टर्स के हाथों से मरने के लिए, कुछ भी हो जाए तुम लोगों को तो बस मरना ही है। तभी देखा जाता है एक आदमी को जो कि काम करते करते नीचे गिर जाता है, उसके पास में गार्ड आते हुए कहता है तुम लोगों इस जगह पर आए हुए 1 हफ्ता से भी ज्यादा हो चुका है, तब तुमको एक पिक्सल को उठाना नहीं आया। वो आदमी कहता है मेरे शोल्डर्स काफी ज्यादा दर्द कर रहे हैं, तुम्हारे दर्द को कम कर देता हूँ। तो उसके हाथों को काटने ही वाला था, तभी कोई कहता है जल्दी से जगह से भागो, मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। सुनकर वो आदमी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है तुम बास्टर्ड क्या कर रहे हो, जल्दी से वेपन को उठाओ। लेकिन वो आदमी कहता है हम तो स्लेव्स हैं। वो पर्सन कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता तुम लोग कौन हो, अगर जितना है तो फिर तलवार उठाओ। तभी हम देखते उसी वार्डन को जो कि उड़ते हुए एक बार आकर गिरता है। तभी हम देखते उसी मॉन्स्टर को जिसने की इस वार्डन का ऐसा हाल किया है। तभी एक सोल्जर कहता है व्हाट द हेल, ये चीज क्या है। तभी वार्डन कहता है ये मेरा भी पहली बार है जब मैं किसी ऐसे मॉन्स्टर का सामना कर रहा हूँ। तभी वो गार्ड उन स्लेव से कहता है जल्दी से मूव करो और इसके ऊपर अटैक करो। हम देखते वो लोग काफी घबराए हुए होते हैं। वो कहते पर लेकिन हमने कभी भी तलवार को नहीं चलाया है। वो ऐसा बोल ही रहा था तभी ट्रक को अपने गुलारी को फेंक कर एक इंसान को मार देता है। तभी वार्डन भागते हुए कहता है तुम में से कोई भी लड़ाई नहीं कर सकता और एम्पायर भी हमारा एक मॉन्स्टर के लिए मदद नहीं करेगा और सैमुअल भी इसके पर नहीं है। ये बोलकर काफी घबराने लगता है। वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, तभी उसके हाथ को कोई अलग कर देता है। ये और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर नीरो है। उसके बाद वो मॉन्स्टर नीरो के ऊपर अटैक करने वाला ही था, तभी उसके बाद नीरो पीछे घूमकर मॉन्स्टर के पैरों के अंदर अपनी तलवार को घुसा देता है जिसने स्लेव्स को बेचने से। तभी मोटा सुअर कहता है जब भी तुम अपना माइंड को चेंज करो मुझे जरूर बताना। तभी हम देखते नीरो के बहनों को जो कि बोलने लगते हैं थैंक गॉड हम लोग बच गए, हमको नहीं सेल किया गया है, ये बुढ़ा इंसान अच्छा इंसान है। उसके बाद हम देखते हैं नीरो को जिसने कि इस मॉन्स्टर को मार दिया है। वही पर हम देखते उसी वार्डन को जो कि हमारा नीरो से पूछता है तुमने ये तलवार चलाना कहाँ पर सीखा। तभी नीरो कहता है मैं तलवार चला सकता हूँ इसलिए तो मुझे इस जगह पर भेजा गया है। वो वार्डन कहता है आज से तुम एक गार्ड की ड्यूटी करोगे। वो आदमी कहता है देखो बच्चे मुझे गलत तरीके से मत लेना, लेकिन तुम बस एक टेम्पोरेरी गार्ड बनने वाले हो लंच टाइम से लेकर डिनर के वक्त तक, और बाकी टाइम जब तुम ऑफ ड्यूटी हो गए तुमको माइनिंग का काम करना होगा। ये अपने जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद करने से तो थोड़ा सा बेहतर है। तभी नीरो कहता है आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया मुझे इस मौके को देने के लिए, मैं इस चीज को कभी भूल नहीं पाऊंगा, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। बच्चे ज्यादा उछलने की कभी जरूरत नहीं है क्योंकि तू गार्ड का काम कर रहा है। लास्ट टाइम तू बस लकी हो गया था जबकि वो मॉन्स्टर मेरे ऊपर फोकस कर रहा था। तभी वो आदमी कहता है ये विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल है, तू एक स्लेव है और जिसने की स्लेव बनकर तलवार चलाना सीखा है पर ट्रेनिंग मिलता शॉर्ट्समैनशिप का तो फिर तो अलग ही लेवल पर होता, सबकी किस्मत में सब कुछ नहीं होता। तभी वो आदमी एक पर्सन को बुलाता है, उस पर्सन से कहता है सैमुअल जब भी अब से ये बच्चा ड्यूटी के अंदर होगा तुम इसको शॉर्ट्समैनशिप सिखाओगे और अब से इसको तलवारबाजी सिखाना तुम्हारा ड्यूटी है। तभी वो आदमी हमारे नीरो से कहता है सैमुअल से मिलो, ये है एक एलाइट डार्क नाइट। हमारा नीरो डार्क नाइट को देखकर काफी ज्यादा शौक हो चुका था। बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो कि अपने दोस्त से कह रहा था वैसे हमारे गार्ड से काफी ज्यादा लेजी हो चुके हैं, हमको बोलना चाहिए इन लोगों की ट्रेनिंग को देखने के लिए। तभी वो हमारे नीरो की तरफ देखते हुए कहता है क्या ये बच्चा बहुत जल्दी ग्रो नहीं कर रहा, ये बच्चा एक नेचुरल बॉर्न जीनियस है, इसका किस्मत ही खराब है जिस वजह से ये एक स्लेव बनकर पैदा हुआ। अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये एक अच्छी फैमिली के अंदर बॉर्न होता तो फिर एक एलाइट एकेडमी के अंदर ये आराम से जा सकता था। तो उसे इंस्ट्रक्टर को जो कि हमारे नीरो से बोलता है ठीक है आज के लिए बस इतना ही काफी है। तभी वो नीरो से बोलता है मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है तुम अपने पावर स्विंग्स के अंदर अब भी काफी ज्यादा लैग कर रहे हो, तुम्हें अपने स्विंग्स के अंदर ध्यान देना चाहिए और जब तुम माइनिंग कर रहे होगे तब अपने हाथों के ऊपर प्रेशर देना, जितना हो सके करी ट्रेनिंग करना और यही हो सकता है इलाज। तभी नीरो कहता है ठीक है मास्टर। नीरो अपने टी शर्ट को उतारने लगता है।
वो उस नीरो के बॉडी को देखकर कहता है, तुमने पहले से तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है, लेकिन तुम अब भी मकसद से बहुत ज्यादा दूर हो, इसीलिए अपने आप को माइनिंग करने के टाइम पर बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करना। तभी वो वार्डन हंसते हुए कहता है, वैसे भी ये एक 13 साल की बच्चे से क्या ही एक्सपेक्ट कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नीरो को, जो कि माइनिंग करने आ चुका था और वो भी काफी ज्यादा खुश था। तभी 3 लोग उसके पास आते हुए कहते हैं, तुम काफी ज्यादा खुश दिख रहे हो, हमारी वजह से तुम्हारा काम का प्रेशर भी हमारे ऊपर आ रहा है। तभी और एक बंदा कहता है, मैंने सुना है इसको तो चीज केक तक खाने को मिलता है। तभी और एक पर्सन कहता है, तुझे क्या लगता है तुम हमसे बेटर हो? मेरे सामने कभी भी स्माइल मत करना, हमारे स्माइल को देखकर मुझे तुझे मारने का इच्छा होता है। गार्ड्स हमेशा मॉन्स्टर्स के हाथों से मारे जाते हैं और उनकी जगह न्यू लोग आते हैं। तुझे क्या लगता है जब मॉन्स्टर्स आएंगे तू तब हंस पाएगा? तभी एक गार्ड आते हुए कहता है, तुम लोग उस जगह पर क्या कर रहे हो, जल्दी से काम पे जाओ। हमारा नीरो ये सब सोच ही रहा था। तभी उसके पास एक बुड्ढा उसके पास आते हुए कहता है, अनग्रेटफुल बास्टर्ड, वो लोग बस अभी इसलिए जिंदा है क्योंकि तुमने उन लोगों का जान बचाया था। उस पे कितने ज्यादा खुद गर्ज होते हैं, फिर भी तुमने लोगों को जान बचाया, पर फिर भी ह्यूमंस का नेचर ये है कि वो हमेशा उन लोगों को हेट करता है जो कि उन लोगों से बेहतर होता है या फिर बेहतर कर रहा होता है। और तुम भी बहुत ज्यादा डर चुके थे जब तुम्हारे सामना से ऐसे एनिमी से हो चुका था जो कि तुमसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। यही डिफरेंस होता है ओवरवेलमिंग पावर के अंदर और एक इंसान के अंदर जो कि बिल्कुल यूजलेस है, लेकिन आखिरकार हम सभी तो ह्यूमंस ही हैं। तभी वो सब बात कर ही रहा था और अचानक से इमरजेंसी अलार्म बज जाता है। हमारा नीरो तुरंत गार्ड के ड्रेस में आकर बाहर आ चुका था, जहाँ पर वो देखता है मॉन्स्टर्स ने वार्डन को घेर कर रखा था। वार्डन बोलता है, तुम मॉन्स्टर्स तुम लोग सभी मरने वाले हो क्योंकि एम्पायर से लोग जल्दी आने वाले हैं, एम्पायर की ग्लोरी के लिए, महाराज के लिए। तभी वो मॉन्स्टर कहता है, तुम ह्यूमन से बस अकेले नहीं हो जिनके एम्पायर है। ये बोलकर वो मॉन्स्टर एक ही कट में वार्डन का गला अलग कर देता है। हमारा नीरो ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा चुका था, उसको समझ में नहीं आ रहा था इस जगह पर हो क्या रहा है। कुछ मॉन्स्टर्स की तरफ अटैक करने आ रहे थे। तभी नीरो के सामने उसका टीचर आ जाता है। वो कहता है, नीरो इस जगह से हट जाओ, तुम अब भी काफी यंग हो इन मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए। वो कहता है, अच्छे से देखो, ये वही मौका है जहाँ पर तुम्हारा तलवार ब्राइटनेस के साथ ग्लो करता है। ये बोलकर वो एक स्लैश के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारते जाता है। तभी वो मॉन्स्टर कहता है, तुम कितने ज्यादा अनोइंग हो, तुमने तो मुझे एंजॉय करने के लिए भी टाइम नहीं दिया, मेरे कमजोर सिबलिंग्स को मारना बंद करो। ये बोलकर वो अपना बड़ा सा तलवार उठा लेता है और नीरो के टीचर को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। हमारा नीरो गुफा के अंदर आ चुका था। वो गुफा के अंदर आकर देखता है सारे वर्कर्स ने अपना हथियार नीचे डाल दिया था। तभी नीरो कहता है, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? वो लोग कहते हैं, वो मॉन्स्टर्स इस माइन के ऊपर कब्जा करने वाले हैं और वैसे भी वो जब इस माइन के ऊपर कब्जा करेंगे तब उनको स्लेव्स तो चाहिए होंगे, हम उन मॉन्स्टर्स के लिए इस जगह पर काम करेंगे। वो इंसान कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा मास्टर कौन है, हम तो बस स्लेव्स ही हैं, हमें बस किसी भी हालत के अंदर जिंदा रहना है। तभी हम देखते वो मॉन्स्टर अंदर आ चुका था। वो मॉन्स्टर कहता है, हमें कोई स्लेव्स नहीं चाहिए और वैसे भी तुम ह्यूमंस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, हमें बस ह्यूमन का मीट की जरूरत है, मार दो इन सभी को। हम देखते हमारा नीरो हार नहीं मानता। वो आगे बढ़कर एक गॉब्लिन को एक स्लैश के अंदर मार देता है। तभी हमें दिखाया जाता है। तभी हमारा नीरो कहता है, मैं अपने आप ट्रेनिंग कर रहा था इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी वो मॉन्स्टर कहता है, तुम बच्ची, तुम बिना बोले इन सारे लोगों से 1000 गुना ज्यादा बेहतर हो, लेकिन मुझे फ्रेश मीट खाना बहुत ज्यादा पसंद है, तुम्हारे इस फ्रेश मीट को खाने वाला हूँ। वो मॉन्स्टर ये बात कर ही रहा था। तभी हम देखते वो मॉन्स्टर खड़े खड़े उस जगह पर हड्डियों में बदल चुका था क्योंकि उसके ऊपर किसी ने फायर अटैक कर दिया था। हम देखते ये पर्सन और कोई नहीं, हमारा एम्पिरर होता है। तभी एम्पिरर नीरो से कहता है, नीरो तुम सच में एक रियल हीरो हो जिसने कि मेरे लोगों को बचाया है। और नीरो कहता है, महाराज के मुंह से मेरा नाम सुनना और मेरे से एक लोली स्लेव का नाम याद रखना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या आप मेरे दोनों सिस्टर्स का ख्याल रख सकते हैं? तभी बच्चा बिल्कुल नालायक है, ये हम थे जिन्होंने कि इस माइन को प्रोटेक्ट किया है। तभी एम्पिरर कहता है, तुम्हारा ब्लेड बहुत ज्यादा क्लीन है किसी ऐसे पर्सन के लिए जिसने कि इस माइन को प्रोटेक्ट किया है। ये बोलकर वो एम्पिरर एक स्लैश के अंदर सभी लोगों को खाक में बदल देता है। वो कहता है, ये बस मैं ही हो जो कि अपने आप को बेवकूफ बना सकता हूँ। तभी वो एम्पिरर कहता है, कैप्टन ये बच्चा जब रिकवर हो जाएगा तब इसको एक सिनेमा गार्डन के अंदर भेज दो
अभी हम देखते हैं हमारा नीरो एक्सनम के अंदर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। तब उसके दो बहनों से पूछते, भैया हम आपको फिर से कब देख पाएंगे? तभी नीरो कहता है, मैं ये तो नहीं जानता कि हम फिर से कब मिलेंगे, पर मैं विंडियर सिल्वी के पूरे तरीके से बड़े होने से पहले मैं जरूर आऊंगा और मैं ये मेक श्योर करूंगा कि जब मैं लौटूंगा हम एक कॉमनर बन चुके होंगे। मैं तुम लोगों से ये वादा करता हूँ और तब तक तुम लोगों को हमारे मास्टर के हर बातों को सुनना होगा, वो जो बोले वो करना होगा। वो लोग कहते हैं ठीक है भैया, आपने जो बोला है हम वही करेंगे, हम मास्टर की हर बातों को मानेंगे। तभी हम देखते हैं हमारे नीरो को कोई बुलाता है। हमारा नीरो अपने बहनों को लास्ट टाइम के लिए अलविदा बोलकर उस जगह से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे नीरो को जो कि अपने सामान को रखते हुए कहता है, जरूर से लगेज कट के अंदर बैठना होगा। तभी वो घुड़सवार कहता है, ये भी कोई पूछने की बात है। तभी हम देखते उसके पीछे से कोई नाइट आते हुए कहता है। तभी वो नाइट कहता है, तुम भूल चुके हो मैजिस्ट्रेट ने तुमको ऑर्डर दिया है, नीरो को भी बिल्कुल सेम तरीके से ट्रीट करे जाना चाहिए जैसा कि तुम यंग मास्टर को करते हो, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा ये इसका गारंटी मैं खुद नहीं दे सकता। तभी नीरो कहता है, लॉर्ड नाइट आपको गुस्सा आने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पहले से ही पता था मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है। वैसे भी अभी स्प्रिंग का टाइम है तो फिर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तभी हम देखते नाइट को जो कि कार्ड के ओनर के गले के ऊपर तलवार रखते हुए कहता है, अगर उसके साथ कुछ भी बुरा सलूक हुआ या फिर उसे रास्ते के अंदर कुछ भी हुआ, तुम ये चीज याद रखना, तुम्हारी एक फैमिली भी है, उनके बारे में एक बार जरूर सोच लेना। हमारा आदमी भी बहुत ज्यादा डर चुका था, लोग रास्ते पर निकल चुके होते हैं और वहीं पर हम देखते हैं हमारे नीरो को जिसके पास एक तलवार आ चुका होता है। वहीं पर हमें इस तलवार की बैक स्टोरी को बताया जाता है। जब हमारा नीरो बिल्कुल बुरी हालत के अंदर बिस्तर पर लेटा था तब एम्परर उसके पास आया था। एम्परर ने कहा था, ये है तुम्हारे सर वार्डन का तलवार। उस इंसान ने लास्ट टाइम पर डीमन के साथ वॉर में अपने खुद के 3 बच्चों को खो दिया था और तब से उसने अपने आप को इस माइंड के अंदर आइसोलेट कर लिया था और अब उसने अपनी खुद के जान को गवा दिया है। इसलिए मैं ये तलवार तुम्हें देना चाहता हूँ। और इसी के साथ हमारा नीरो यही सोचकर खुश हो रहा था कि वो अब एक असली तलवार को होल्ड कर सकता है। इसी के साथ वो सो जाता है। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बोल रहा होता है, हम एक्सनम एकेडमी के पास पहुंच चुके हैं और वही पे हमें दिखाया जाता है एक्सनम एकेडमी को जो कि एक पहाड़ के ऊपर बसा हुआ था। तभी वो लोग गेट कीपर के पास आ चुके होते हैं। गेट कीपर पूछते हैं, हमें बताओ तुम कौन से फैमिली से आए हुए हो? तभी वो बटलर कहता है, हम कुंडन फैमिली से आए हुए हैं। तभी गार्ड्स बोलते हैं, हम कुंडन फैमिली के किसी बच्चे से मिलकर काफी ज्यादा खुश है, तुम्हारा स्वागत है एक्सनम एकेडमी के अंदर। ये स्लेव क्या तुम्हारा? ओह, ये बोल ही रहा था। तभी वो बटलर कहता है, सर नीरो रेगास फैमिली के एडॉप्टिव सन हैं और ये खुद एम्परर के द्वारा घोषित किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं एकेडमी के अंदर का सीन जहाँ पर हमारा नीरो और इवान एक ही साथ जा रहा था। तभी इवान कहता है, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तुम मुझसे दूर हो जा, तुम्हारे शरीर से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। बात हमेशा याद रखना, तुम मेरे स्लेव हो और मैं तुम्हारा मालिक, और अब से हम दोनों बिल्कुल अनजान हैं। बिल्कुल भी ऐसा करने की कोशिश मत करना, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और मेरा फैमिली का पार्ट बनने की कोशिश तो तुम बिल्कुल भी मत करना। और नीरो कहता है, ठीक है सर। उसके बाद हम देखते हैं एक अनजान पर्सन को जो कि कह रहा होता है, एक ऐसा लगता है सभी रैंक के बच्चे इस जगह पर है। तभी हम देखते वो लेडी कहती है, ये काफी ज्यादा एडोरेबल है। के साथ वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम सभी लोगों का एक्सनम के अंदर स्वागत है और मैं हूँ इस ग्लोरियस एकेडमी एक्सनम के हेडमास्टर। तुम सभी लोग मुझे कार्डी या मार्गस बोल सकते हो। तुम सभी स्टूडेंट से मुझे काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस है। मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती मैं कितना एक्साइटेड हूँ। मैं साल के लिए तुम सभी लोगों का बहुत ज्यादा स्वागत है एक्सनम के अंदर। और साथ ही में इस जगह पर उन हीरोज के डिसेंडेंट्स भी है जिन हीरोज ने लास्ट डीमन वॉर के दौरान अपने जान को कुर्बान किया था। लास्ट डीमन वॉर के दौरान एम्परर के साथ डीमन से फाइट किया था, उन हीरोज के डिसेंडेंट्स भी इस जगह पर है। पहला बच्चा है ग्रेट मैच की फैमिली से, कुंडन फैमिली से, और साथ ही में ग्रेट सेज इटरनमस के घर से भी इस जगह पर एक बच्चा है, और साथ ही में ग्रेट मेज इटरनमस के वंशज भी इस जगह पर है, और साथ ही में लॉर्ड ब्लैक नाइट गैगियन फैमिली से भी इस जगह पर उनका वंशज आया है। इतने सारे लेजेंडरी फैमिलीज एक साथ मुझे एक अननोन फीलिंग का, एक नई स्टोरी का सेंस दे रहा है। और साथ ही में ये स्टोरी बस लेजेंडरी फैमिलीज के डिसेंडेंट्स के नहीं है, एवं नोबल्स का भी है जो कि आगे जाकर एम्पायर के जनरेशंस को संभालेंगे। ये सब कुछ पॉसिबल होगा उससे जो कि तुम लोगों के खून के अंदर दौड़ता है, हमारा नेचुरल बॉर्न टैलेंट। तुम लोग आगे बढ़ो, स्ट्रॉन्ग बनो और इस जनरेशंस के हीरो बनो। और मैं तुम्हारी हेड मिस्ट्रेस ये वादा करती हूँ, मैं तुम लोगों के सभी ड्रीम को पूरा करूंगी।
मैं तुम सभी लोगों को पसंद करती हूँ और मैं तुम सभी का ग्रेड करती हूँ एक्सएनएम एकेडमी के अंदर। तभी हमारा नीरो भी हाथ ऊपर करते हुए कहता है, वैसे इस स्पीच का मेरे से कोई लेना देना नहीं था। तभी उसके पास से कुछ नोबल्स कहते हैं, इधर देखो, इसी के बाद तो एक स्लेव है, शरीर से कितनी गंदी बदबू आ रही है, ऐसे ये स्लेव इसी के बाद आ कैसे गया। तभी हमारा नीरो कहता है, वैसे वेल ये मेरा एक्सपेक्टेशंस था, ऐसे भी ये जगह बस नोबल्स के लिए है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्राउंड का सीन, जिस जगह पर एक प्रोफेसर उन लोगों से बोल रहा होता है, तुम सभी लोग अब तक इस एकेडमी के ऑफिशियल स्टूडेंट नहीं बने। अगर तुम लोगों को एक स्टूडेंट बनना है तो फिर तुम लोगों को एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और ये एग्जाम देने तक तुम लोगों को ग्रुप के अंदर रखा जाएगा। तुम लोगों को 1 मंथ के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। तभी एक बच्चा पूछता है, क्या होगा अगर हम फेल कर गए। तभी इंस्ट्रक्टर बोलता है, ये भी कोई पूछने की बात है, ये तो कोई क्वेश्चन भी नहीं है। अगर तुम लोग फेल हो गए तो फिर तुमको घर भेज दिया जाएगा। ये सुनकर काफी बच्चे पैनिक करने लगते हैं। वो लोग कहते हैं, क्या हमको घर भेज दिया जाएगा, पर ये कैसे हो सकता है, हम लोग नोबल्स हैं, हम इस जगह पढ़ने के लिए आए हैं, ना कि घर जाने के लिए। तो एक बच्चा कहता है, क्या ये इंस्ट्रक्टर एक नोबल भी है क्या। प्रोफेसर चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है ये कोई डे केयर सेंटर है जिस जगह हम लोग तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ये एक मिलिट्री एकेडमी है जिस जगह पर वीक के लिए कोई भी जगह नहीं है। तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा 1 महीने के बाद और तुम लोगों को तब तक के लिए पांचों के ग्रुप के अंदर रखा जाएगा और ग्रुप्स ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। तुम लोगों को ग्रुप के अंदर सेपरेट करने के बाद ग्रुप मिक्स जेंडर होगा। से कुछ बच्चे कहते हैं, ये कितना अच्छा होगा, ये कितना अच्छा होगा अगर हम कुंडन फैमिली के लड़के के साथ एक ही ग्रुप में रह पाए। और ये सुनकर ये बंदर उछलने लगता है। तभी हम देखते हैं हमारे नीरो के सामने 2 बच्चे खड़े हुए होते हैं। अगर हम उन तीनों एल्फ्स लड़कियों के साथ रह पाए एक ही कमरे में एक ही ग्रुप में तो कितना मजा आएगा, तीनों लड़कियों के साथ एक ही कमरे में। वो लोग ये सब बात सोच ही रहे थे। तभी उनके गाल पर एक ही सेकंड में दोनों के गाल पर एक ही साथ एक चाटा पड़ता है। ये कोई और नहीं, एल्फ क्वीन के बेटी ने मारा हुआ होता है। तभी वो कहती है, शायद से तुम्हें ये पता नहीं, हम एल्फ लोगों के कान काफी ज्यादा तेज होते हैं और अब से मेरे सामने ऐसी कोई बात कहने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तब उसके पीछे से वो इंस्ट्रक्टर कहता है, एल्फ प्रिंसेस वहीं पर रुक जाओ, क्या तुम चाहते हो एंट्रेंस एग्जाम के शुरू होने से पहले मैं तुमको घर भेज दूं, जल्दी से पीछे हटो। तो यार नीरो कहता है, ये कितनी कूल थी यार और कितनी सुंदर भी। वो इंस्ट्रक्टर पहला ग्रुप का नाम बोलते हैं, जेक, इवान, ब्रेसिडो, नीरो, इधर आओ। तभी वो इंस्ट्रक्टर उन सभी लोगों से कहता है, तुम्हारा ग्रुप 3rd फ्लोर के C ब्लॉक में होगा और तुम लोगों का ग्रुप लीडर होगा इवान। तुमको इवान की सारी बात माननी होगी। हम देखते इवान को जो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी हमारे नीरो की लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, ये लड़की नोबल नहीं हो सकती। इवान को जिसको की इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है, इवान तुम इस ग्रुप के लीडर हो और तुम्हारी ये बनता है, अगर तुम्हारे ग्रुप के अंदर कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ तुम्हारे मेंबर्स के अंदर तो इसके रिस्पॉन्सिबल तुम होंगे। इवान कहता है, मैं समझ गया सर। उसके पास से वो दोनों लूजर्स कहते हैं, एटलीस्ट मुझ सेम ग्रुप में तो है जिस जगह पर कुंडन फैमिली का सन है। वैसे ये ज्यादा अच्छा होता अगर उन तीनों लड़की के साथ रहते तो। वही बात देती इवान को, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है, मैं इस बात को बिलीव नहीं कर सकता, मैं इन फकर्स के साथ सेम ग्रुप में हूँ। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग रूम के अंदर आ चुके होते हैं और हमारा नीरो और ये लड़की ऐसा रूम पहली बार देख रहे थे। तभी इवान बास्टर्ड कहता है, हे स्लेव्स, मैं नहीं चाहता तुम लोग इस रूम को गंदा कर दो, इसलिए जल्दी नहा कर आओ। तुम्हारे शरीर से बदबू आ रहा है और तुम्हारी ये बदबू मुझे काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। वो लोग बोलते हैं, हाँ हम अभी जा रहे हैं। तभी वो कहता है, तुम मुझे मास्टर की तरह एड्रेस क्यों नहीं कर रहे हो। तभी हमारा नीरो कहता है, लेकिन तुमने ही तो कहा था जिससे किसी को ना पता चले तुम्हारा और मेरा कोई संबंध है। तभी इवान बास्टर्ड कहता है, वो तब था जब हम दोनों अलग अलग ग्रुप के अंदर होते, लेकिन अभी हम सेम ग्रुप के अंदर हैं। और तुम कभी ये मत भूलना, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम मेरे स्लेव, समझ गए तो जल्दी जाओ। और नीरो बोलता है, ठीक है मास्टर। और लड़की बोलती है, हाँ मास्टर। तभी हमारा नीरो अपने मन में सोच रहा होता है, ऐसे मेरा तो ठीक है, पर ये लड़की भी इस इवान बास्टर्ड को अपने मास्टर के तौर पर एड्रेस क्यों कर रही है। वो लड़की कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, हमारे बीच में फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि तुम और मैं दोनों ही स्लेव्स हैं। तभी हमारा नीरो से पूछता है, क्या तुम एक एल्फ हो। वो कहते हैं, नहीं। तो फिर इसका मतलब तुम एक हाफ एल्फ हो। वो लड़की कहती है, हाँ, लेकिन मेरे पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं जैसे कि एल्फ्स के पास है। तभी हमारा नीरो कहता है, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे कन्वेंशंस, इच्छाएं, कुछ भी किसी के सामने कभी जाहिर मत करना। उन लोगों को बस जितना हो सके उतना कम शो करना।
उसके बाद हम देखते हैं हमारे नीरो को, जो कि बात हाउस के अंदर बात ले रहा होता है और साथ ही में वो पुरानी बातों को भी याद कर रहा होता है, जहाँ पर उसने माइन के अंदर उन सभी लोगों की जान को बचाया था और एम्पायर ने उसको शाबाशी तक दिया था। तभी वो सोचता है कि ज्यादा अच्छा होता अगर मैं उस जगह पर मर जाता, आखिरकार मेरे बहनों को तो मेरा रिवॉर्ड मिल जाता और वो लोग कॉमनर्स बन जाते। लेकिन मुझे एम्पायर को देखकर ऐसा लगता है एम्पायर का मेरे लिए एक अलग प्लान है। वो चाहते हैं कि मैं अपने आप को प्रूव करूं और उन नोबल्स को अपने सामने झुकाओ और उनको दिखा दूं मैं कौन हूँ। इसलिए मुझे सहना होगा, मुझे जितना हो सके उतना सहना होगा, जितना भी टफ सिचुएशन क्यों ना आ जाए मैं सहूंगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नीरो रूम के अंदर आ चुका होता है। वहाँ पर इवान बास्टर्ड और वो दोनों कमीने ताश खेल रहे होते हैं। नीचे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए होते हैं। तभी हमारा नीरो ये सब चीज देखता है। तभी वो इवान बास्टर्ड कहता है उस जगह पर खड़े मत रहो, जाओ इन सारे कपड़ों को साफ करके लाओ। हमारा नीरो कहता है हाँ मास्टर, जरूर से मैं मेक श्योर करूंगा कल ये सारे कपड़े बिल्कुल साफ हो। वो लड़की भी ये सब चीजें देख रही होती है। वहीं पर हमारा नीरो उन कपड़ों को साफ कर रहा होता है। तभी वो लड़की एक दूसरा बकेट लेकर उसके पास आ रही होती है। तभी नीरो पूछता है तुम क्या कर रही हो? वो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। नीरो उससे पूछता है क्या उस इवान बास्टर्ड ने तुमको भी बोला है मेरी मदद करने के लिए? वो कहते हैं नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बोला। तो फिर तुम्हें क्या फ्री लेबर का काम करने में मजा आता है? देखो मेरी जो सारी दिक्कतें हैं वो सारे मेरी हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम अपने आप को मेरे दिक्कतों के अंदर घसीटो। तुम्हारा जो दिक्कतें हैं वो सारे तुम्हारे हैं। वैसे भी ये उन लोगों के लिए काफी डिस्गस्टिंग होगा दो स्लेव्स को मदद करते हुए देखकर। मैंने तुम्हें बोला था उन लोगों को जितना हो सके कम दिखाओ। लड़की कहती है ठीक है मैं समझ गई, मुझे माफ कर दो। उसके बाद हम देखे रात का सीन, जहाँ पर मोटा बास्टर्ड कहता है ये मोटी लड़की जल्दी से नाच मेरे सामने। कहती है मुझे नाचना नहीं आता। पास से वो छोटा टिंगू कहता है वैसे भी तुझे क्या लगता है ये मोटी नाच पाएगी? तभी मोटा लड़का कहता है तो फिर तुम नाच नहीं सकती तो फिर थोड़ा गाना सुना दो। हमारा नीरो ये सब देख रहा होता है। तभी वो मोटा बास्टर्ड कहता है तुम्हें एक चीज हमेशा पता होना चाहिए, तुम ये जो चीज एंजॉय कर रहे हो, इतना मजे कर रहे हो, वो सभी हम नोबल्स के लिए, क्योंकि हम लोग टैक्स पे करते हैं और इसीलिए तुम लोग जी पा रहे हो। तुम्हें हम लोगों को रिपे करना चाहिए हमारे प्रति ग्रेटिट्यूड शो करके। वो लड़के गाना गाने लगती हैं। जो गाना सुनकर ये लोग काफी डिसअपॉइंट होते हैं। वो लोग कहते हैं क्या तुम्हें कोई और गाना नहीं आता इस डिस्गस्टिंग गाने को छोड़कर? इवान बास्टर्ड कहता है आज के लिए मुझे काफी बोरियत फील हो रही है, तो इनके मजे हम कल ले सकते हैं। आज के लिए सो जाओ। नीरो जाकर लाइट्स को बंद कर दो। वही पर हम देखते सुबह का सीन, जिस जगह पर हमारा नीरो इस इवान बास्टर्ड के लिए खाना लेकर आया था। वह मैं इतना लेट क्यों हो गया? हमारा नीरो कहता है मुझे माफ कर देना, कैफेटेरिया बहुत ज्यादा दूर था जितना कि मैंने सोचा था, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। तभी इवान बास्टर्ड कहता है तुमने बस मेरा खाना क्यों लाया है, जल्दी से जाओ और मेरे दोस्तों का भी खाना लेकर आओ। हमारा नीरो दौड़कर उन लोगों का भी खाना लाने जाता है और उसके पीछे पीछे वो लड़की भी जाने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नीरो उस लड़की से पूछता है तुम क्या कर रही हो? मैंने तुमको मना किया था ना मेरे काम में टांग अड़ाने से, मेरी दिक्कतें बस मेरे हैं। फिर लड़की कहती मुझे माफ कर दो, ये लास्ट टाइम है जब मैं तुमको मदद कर रही हूँ। उसके बाद हम देखते वो दोनों कमरे के अंदर पहुंच चुके थे। वो कहते हैं मास्टर मैंने खाना ला दिया। वो लड़की हमारे नीरो के साथ टकरा कर उन दोनों का ही खाना नीचे गिर जाता है। वो लड़की कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने देखा नहीं। ये कहकर वो साफ करने लगती है। तभी ये देखकर वो इवान बास्टर्ड करता है फेंक दो इन सारे खाने को, जाओ इनके नया खाना लेकर आओ, अगर तुम्हें नहीं मिल तुम इन्हें अपना खाना दे सकते हो। देखते हमारे नीरो ने और उस लड़की ने उन दोनों का खाना उन दोनों नोबल बास्टर्ड को दे दिया होता है। वो लोग कहते हैं ये खाना बहुत ज्यादा अच्छा था और वैसे भी 10 मिनट बाकी है हमारे आज का पहला लेसन स्टार्ट होने से। तभी इवान कहता है नीरो इस जगह साफ करो जल्दी से, और हाँ नीचे गिरा हुआ खाना खाने की जरूरत भी मत करना। तुम जैसे स्लेव्स को ऐसा खाना खाने का कोई अधिकार नहीं है, जाओ जाकर कुत्ते का खाना खाओ। बोलकर वो लोग काफी हंसने लगते हैं। तभी वो लड़की कहती है मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। हमारा नीरो से कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मेरे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व मत हुआ करो, मेरी दिक्कत है बस मेरे हैं। क्या करो शांत हो जाता है। वो कहता है प्लीज मेरे काम में टांग मत रहो, इससे तुम भी प्रॉब्लम के अंदर आ सकती हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्राउंड का सीन, जिस जगह पर वो इंस्ट्रक्टर कहता है मुझे अपनी बातों को रिपीट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, ले जल्दी से अपनी टीम के अंदर से मेंबर को ढूंढो और उसके साथ फाइट करो। तुम लोगों को भी ये रियलाइज होना चाहिए तुम लोग एक सोल्जर बनने के लिए आए हो और तुम लोग मुझे ये मत बोलना तुम ये चीज नहीं जानते थे। तो ये सुनकर काफी सारे बच्चे काफी शौक हो चुके थे। वहीं पर हमें दिखाया जाता है उस मोटू को, क्योंकि कहता है मैं नीरो के साथ फाइट करूंगा। तभी वो चिलकूसा कहता है क्या तुम नीरो के साथ फाइट करने की जरूरत भी है क्या तुम्हें किसी स्ट्रॉन्ग के साथ फाइट करना नहीं चाहिए? और वैसे भी हम किसी अदर टीम के मेंबर्स के साथ भी फाइट कर सकते हैं। उठते नीरो के पीछे वो लड़की रो रही थी। वो कहती है क्या हमें फाइट करना होगा? तभी वो लड़का वो चिलकूसा मोटे की बात सुनकर कहता है तो फिर मैं इस फैटी के साथ फाइट करूंगा। तभी इवान कहता है तुम लोग रिडिक्यूलस हो, कुत्ते स्लेव्स के साथ फाइट करने की जरूरत ही क्या है, तुमको क्या ही मिल इन कुत्तों को
हरा कर। तभी वो इंस्ट्रक्टर अनाउंस कर देता है अपने ओपोनेंट को हराने के लिए तुम लोगों को उन लोगों से सरेंडर करवाना होगा। ये बोलकर फाइट शुरू हो जाता है। तभी वो मोटा कहता है स्लेव तुम बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा इजी जाने वाला हो क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कैसे शॉट को यूज करते हैं। और ये बोलकर वो उसकी तरफ अटैक करने बढ़ जाता है, पर हमारा नीरो एक ही स्लैश के अंदर उसकी तलवार को 2 हिस्सों में बांट देता है। तभी वो मोटा सुअर कहता है ये लकड़ी का तलवार टूटा हुआ होगा, वरना ये एक ही बार में कैसे टूट सकता है। तभी वो प्रोफेसर कहता है पर हमने तो सारे तलवारों को अच्छे से चेक किया था, तलवार को ले लो। वो उस तलवार को अपने हाथों में लेने के बाद बोलता है कुत्ते कमीने स्लेव अब तू मरने वाला है। ये बोलकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा नीरो फिर से एक ही स्लैश के अंदर उसके तलवारों को 2 हिस्सों में बांट देता है। तो वो मोटा कहता है प्रोफेसर ये सारे तलवार इतने बुरे हालत में क्यों है? जब भी मैं उसकी तलवार को हिट करता हूँ ये सारे के सारे तलवार टूट जाते हैं। वो प्रोफेसर कहता है अपने सपने से बाहर निकल मोटे, हमारे सारे तलवार एकदम अच्छे कंडीशन के अंदर है, बस तेरा ओपोनेंट ही ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये लड़का तलवारें तोड़ने के अंदर काफी अच्छा है। तो अभी हमारा एमसी उस मोटे को नीचे पटक देता है और मोटा कहता है मैं सरेंडर करता हूँ। उसके बाद वो इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है जो भी लोग इस मैच को जीत चुके हैं वो राइट साइड में जाओ और जो भी हार चुके हैं वो लेफ्ट साइड में जाओ, और जिनको भी अब तक कोई ओपोनेंट नहीं मिला है वो किसी और टीम के बंदे से भी फाइट कर सकते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों से पास से जा रहा होता है। तभी कुछ लोग बात कर रहे होते हैं क्या ये 14 साल का ही है एक स्लेव है, इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है के अंदर? क्या ये इस वजह से इसने अपनी जिंदगी के अंदर काफी ज्यादा सफर किया है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद हम देखते हैं मेन कैरेक्टर को जो कि जा रहा होता है। वो कहता है ये वुडन शॉट काफी ज्यादा हल्का है। डिस्क्लेमर मैं तुम लोग को एक चीज बोल देना चाहूंगा, जितना तुम इस चूतिया को चूतिया समझते हो ये उतना चूतिया है नहीं, इसने पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखा है। और एक मजे की बात बताऊं, एम्परर को उसके बारे में पता चलना, माइंड के अंदर जाना, लोगों की जान बचाना, पास से लेकर वान की मदद करना, उसका काम करना, स्लेव जैसा बिहेव करना, सब कुछ अब तक इसके प्लान के अंदर है। इसके बाद वो जाकर खड़ा हो जाता है उस जगह पर। उसके पास में वो प्रिंसेस आते हुए उसको कहती है मैं सोची थी सबसे पहला जो पर्सन इस जगह पर आएगा वो मैं होंगी। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर इस लड़की को मक्खन मारते हुए कहता है मैं सब तो काफी पावरफुल है, मैंने देखा है आपने बस एक ही झटके के अंदर उस पर्सन को हरा दिया था। तभी वो लड़की कहती है नॉनसेंस, तलवारबाजी के अंदर मेरा कोई खास स्किल नहीं है, ये बस इसलिए इन लोगों को तो बेसिक स्वॉर्डमैनशिप में नहीं आता, और वैसे तुम मुझसे इतना फॉर्मली बात क्यों कर रहे हो, तुम भी 14 साल के नहीं हो। मेंगड़ कहता है ये इसलिए क्योंकि मैं एक स्लेव हूँ। तभी वो एल्फ प्रिंसेस कहती है ये स्लेव क्या होता है, क्या ये कोई रेस होता है? तभी वो लड़की कहती है मेंगड़ कहता है तुम्हें स्लेव का मतलब नहीं पता, क्या एल्फ्स के अंदर कोई स्लेव नहीं होता? वो लड़की कहती है नहीं हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। तभी उस जगह पर इवन बास्टर्ड आते हुए कहता है जैसे पिक्टेड था लूनेटिक फैमिली के यंग मिस से, देखकर ऐसा लगता है बस मैं ही लेट हो चुका हूँ इस जगह पर आने से। तभी वो लेडी कहती है इंडियन के बेटे कैसे हो? तभी वो इवान बास्टर्ड कहता है हे कम ऑन, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मेरा नाम है इवान, तुम क्या फिर से भूल चुके हो? तभी वो लड़की कहती है क्या ये जरूरी है मुझे तुम्हारा नाम याद रखना? तभी वो कहता है हम तो बस 3 साल पहले ही मिले थे फैमिली मीटिंग के दौरान, तब से तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं चेंज हुआ। वो कहता है हाँ मैं ठीक है समझ गया मैं, क्या हम इस सब चीजों के बारे में कभी चाय पीते पीते बात कर सकते हैं क्लास के ब्रेक के दौरान? लड़की कहती है हाँ देखते हैं। वही पर इवान बास्टर्ड हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए कहता है तुमने एक नोबेल को हराने की जरूरत की है, तुम्हारे साथ आगे क्या होता है तुम सोच भी नहीं सकते। ये सीधा सीधा हमारे मेन कैरेक्टर को धमकी दे रहा है। वही पर हमें दिखाया जाता है रात का सीन जहाँ पर हम देखते उसी लड़की को जिसको की बहुत ज्यादा चोट लग चुकी होती है। वही पर हमारा नीरो उस लड़की से कहता है तुम्हें तो काफी ज्यादा चोट लग चुका है, क्या तुम हार गई? लड़की कहती है ऑफ कोर्स मैं हार गई। हमसे पूछता है क्या तुमने अपनी तलवार को भी मूव किया था? नहीं मैं काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वही पर इवान बास्टर्ड रूम के अंदर आते हुए कहता है नीरो जल्दी से इधर आओ। हमारा नीरो उसके बाद जाते हुए कहता है हाँ बोलिए मास्टर। वो कहता है जब से तुम इस एकेडमी के अंदर आए हो तुम्हारा बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, तो ऐसे तुम भूल चुके हो तुम कौन हो और तुम किस सिचुएशन के अंदर हो। लगता है मुझे तुम्हारे असली औकात को याद दिलाना होगा। वो कहता है नीरो जल्दी से घोड़ा बनो। तुम क्या समझे नहीं, मैंने तुमको घोड़ा बनने के लिए बोला है। हमारा नीरो घोड़ा बन जाता है, वो जैसा आवाज निकालो। हमारा नीरो कहता है नहीं। इवान बास्टर्ड कहता है कोई भी एक मरे हुए हाफ डेड घोड़े के ऊपर सवारी नहीं करना चाहेगा। जोर से हमारा नीरो जोर से नहीं करता है। तो भी इवान बास्टर्ड कहता है कौन घोड़ सवारी करना चाहेगा? तभी हम देखते उस मोटे को जो कि कहता है मैं। तभी वो कहता है क्या मैं इसके ऊपर फ्री में चढ़ सकता हूँ? इवान बास्टर्ड कहता है जाओ फ्री में चढ़ो इसके ऊपर, ये तुम्हारा है। ये बोलकर वो हमारे मेन कैरेक्टर की पीठ के ऊपर चढ़ चुका होता है और उसके ऊपर चढ़ने लगता है। वही पर हम देखते उस लड़की को जो कि सब देखकर काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। हम देखते हैं टिलकुजो ने हमारे इस लड़की को देख लिया था। वो कहता है लड़की जल्दी से इधर आओ, तुम मोटी बास्टर्ड तुझे क्या सुनाई नहीं देता, जल्दी से इधर आ। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। हम देखते
देखती हुई लड़की उस जगह पर जाकर उसके सामने घोड़ा बन जाती है और उसके बालों को पकड़कर उसके पीठ के ऊपर बैठ जाता है। वो कहता है तू क्या करिए, जल्दी से चल, तेरे साथ क्या गलत है, जल्दी से इसको कर। उसको घोड़े के जैसा ट्रीट करने लगता है। फिर लड़की की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। देखते दोनों तरफ से दो नोबल बास्टर्ड हमारे मेन कैरेक्टर इस लड़की को टॉर्चर कर रहे होते हैं। देखते वो लोग बाहर जाने लगते हैं। जाते हुए इवान बास्टर्ड कहता है नीरो, मैं जब भी तुम्हें बोलूंगा घोड़ा बन जाओ, चारों पैर में आ जाना। देखते वो दोनों नीचे बैठे हुए होते हैं। वहीं पर वो लड़की रोने लगती है और मेन कैरेक्टर से कहता है रोना बंद करो। की कहती है मेरे खुद के मास्टर ने भी मेरे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था, मेरे वो काफी ज्यादा भारी था। ये बोलकर रोने लगती है। मेन कैरेक्टर की तरफ देखती है। वो कहती है तुम्हारे पैरों से तो ब्लीडिंग हो रहा है। हमारा नीरो कहता है बस एक स्माइल करो, इससे कम दर्द होगा और तुम ज्यादा देर तक इंडोर कर पाओगे, और जितना तुम इंडोर कर पाओगे तुम उतना ही ज्यादा पावरफुल बनोगे। ये मैं नहीं कहता था, मेरे फादर कहते थे, ये मेरे फादर कहते थे, और ये सेम बात मेरी मम्मी भी कहती थी, और आखिर में ये बात बुक में भी लिखा हुआ था। लड़की कहती है हमें क्या करना होगा। हमें कहता है सही मौके का इंतजार। वही पर रात का सीन जहाँ पर हमारा नीरो इवान बास्टर्ड के सर के ऊपर तलवार लेके खड़ा हुआ था। क्या ये इसको मार देगा है? वो उसको मारने की ही सोच रहा था, लेकिन वो जब सोचता है इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, उसको मार दिया जाएगा और साथ ही में उसके दो बहनों को भी, और ये सोचकर वो रुक जाता है। तभी वो लड़की कहती है तुमने अच्छा डिसीजन लिया है। हीरो कहता है मेरे अंदर एक मॉन्स्टर है जो कि धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, ये मॉन्स्टर देख नहीं सकते। उसके बाद हम देखते सुबह का सीन जिस जगह पर हमें दिखाया जाता है मैजिक टीचर को, जो कि बोल रहा होता है इसको। वो टीचर कहता है ये फकिंग बास्टर्ड कौन है जो कि फालतू के बकवास कर रहा है। मेहमाना एक लकड़ी की तरह है जिसके ऊपर हमें इनकंटेशन करना होता है। उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है इसको कहते हैं मैजिक स्पेल। इनकंटेशन एक ऐसा रास्ता है जो कि ग्रेट मेज लूकस ने ढूंढा था, और उसके बदौलत हम सभी आज माना को यूज कर सकते हैं। तो भी एक बच्चा कहता है प्रोफेसर क्या आप श्योर हो? मेरे पास माना है, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी माना का यूज नहीं किया। ऐसा इमेजिन करो तुम्हारे हाथों के अंदर कुछ घूम रहा है, अपना पूरा फोकस अपने हाथों के अंदर करो। अरे जब तुम ऐसा फील करो तुम्हारे हाथों के अंदर से कुछ निकल रहा है, तब तुम जोर से चिल्लाना। लड़का ठीक ऐसा ही करता है, वो जोर से चिल्लाता है लेकिन कुछ नहीं होता। ये देख कर सभी उसके ऊपर हंसने लगते हैं। फिर प्रोफेसर कहता है दोबारा से करो। उसके बाद वो जब दोबारा ट्राई करता है कुछ माना जैसा पावर उसके हाथों के अंदर से निकलने लगता है। फिर हम देखते एक माना का फॉर्म उसके हाथों पे क्रिएट हो चुका था। प्रोफेसर कहता है रुकना मत। तभी वो प्रोफेसर कहता है तुम ऐसा इमेजिन करो तुम्हारे हाथों के अंदर कुछ घूम रहा है और जोर से चिल्लाओ। हम देखते हैं उस लड़के का माना बहुत ही ओवरफ्लो हो रहा होता है। तभी वो प्रोफेसर कहता है लोग इसीलिए चिल्लाते हैं कि हम जब बैटलफील्ड के अंदर माना का यूज कर रहे होते हैं तब हम चिल्लाकर हमारे ओपोनेंट को ये सिग्नल देते हैं हम माना का यूज कर रहे हैं, और वैसे हम साइलेंट माना कास्टिंग भी कर सकते हैं। तभी वो बच्चा कहता है ये सच है, मैं भी इस माना का यूज कर सकता हूँ। तभी वो प्रोफेसर कहता है चलो अभी सभी का टाइम आ चुका है इस चीज को ट्राई करने का। हम देखते हैं सभी लोग माना का यूज करने लगते हैं। तो यहाँ दिखा जाता है इवान बास्टर्ड जो कि बहुत बड़ा माना कास्टिंग करता है, जिसको देखकर काफी सारे बच्चे शॉक हो चुके थे। वो कहते हैं जैसे कि एक्सपेक्टेड था इवान से खून हमेशा ब्लड के अंदर ही दौड़ता है। तभी वो प्रोफेसर कहता है काफी अच्छा, तुम सभी लोग भी ऐसा कर सकते हो थोड़ी सी ट्रेनिंग और मेहनत के साथ, इसीलिए किसी को भी डिमोटिवेट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम लोग भी इस चीज को हासिल कर सकते हो और इनविंसिबल बन सकते हो। तभी वो प्रोफेसर इवान के पास आते हुए कहता है अनपरमिटेड स्पेल को कास्ट करना 14 की एज में इलीगल है, और मुझे ये भी पता है तुमने जो प्राइवेट ट्यूटर को इलीगली हायर किया था जिससे तुमने इसे कुछ सीखा है वो मेरा कॉलेज का दोस्त है। तो इसीलिए अपने क्लासमेट लोगों को परेशान करना और उन लोगों को डिमोटिवेट करना बंद करो। वहीं पर हमारा नीरो के हाथों से भी वो पावर निकल रहा होता है। तभी उसका वो माना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसको देखकर सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं। कोई कहता है इवान का ज्यादा बेहतर था, कोई कहता है एक्चुअली वैसा पावर कैसे यूज कर सकता है। वहीं पर ये प्रोफेसर भी कुछ देख रहा था। तो वहीं पर हम देखते हैं नीरो के हाथों से अचानक और वो पावर गायब हो जाता है। तभी कुछ बच्चे कहते हैं ये बस एक लक था, बिगिनर का लक था ये, और अब ये खत्म हो चुका है। हम देखते सभी इस माना का यूज करने लगते हैं, और वहीं पर हमारा प्रोफेसर नीरो के ऊपर ही नजर रख रहा था और वो नीरो की तरफ देखकर हंसने लगता है। तभी हमें दिखा जाता है बैटल ग्राउंड का सीन जिस जगह पर वो प्रोफेसर कह रहा होता है तुम लोग अभी तक ऑफिशियल स्टूडेंट नहीं बने हो एक्सनम के, बस एक ही स्पेल है जो कि एक्सनम अपने स्टूडेंट्स को सिखाता है, उसको कहते हैं फायर एरो इवन। क्या आप हमें कुछ और नहीं सिखा सकते? स्पेल काफी कमजोर है, हम इसे एक उल्फ तक को नहीं मार सकते। हम देखते उस बच्चे की बात सुनकर प्रोफेसर अपना फायर एरो यूज करता है जिससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन मच जाता है। वो प्रोफेसर कहता है जैसे कि मैंने एक बड़ा हमला किया है अभी, इससे उस डमी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा।
वो अभी तक जिंदा है और इसी हालत के अंदर वो ओपोनेंट तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन अगर हम इसी डिस्ट्रक्टिव पावर को छोटा कर दे और फिर इसको शूट करें तो इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा हमें मिलेगा और तब हमारा ओपोनेंट बच नहीं पाएगा। तो इसको ही हम कहते हैं बेसिक। देखते हैं सभी लोग डमीज के ऊपर माना थ्रो करने लगते हैं। वहीं पर हमारे नीरो का मैजिक पावर बहुत ज्यादा कम होता है। वो लड़की आकर उसको कहती है तुम बस उस डमी को हिट करने ही वाले थे, मुझे लगता है अगर तुम थोड़ा पावर और अभी पास से चुचुंदर हमारे मेन कैरेक्टर जूतों के ऊपर उसका फायर अटैक करते हुए कहता है सॉरी मुझे माफ कर देना, मेरा अटेंशन नहीं था। नीरो कहता है ये काफी ज्यादा हॉट है। अभी देखते हैं उस अटैक की वजह से हमारे नीरो का शूज फट चुका होता है। वो कहता है मेरा जूता बस ये एक ही जूता था। हमें दिखाया जाता है शाम हो चुका था जहाँ पर सभी लोग जा चुके होते हैं। नीरो ही डमीज के ऊपर अब तक कोई भी अटैक नहीं कर पाया होता है। वहीं पर हम देखते उसका छोटा सा अटैक उस डमी के ऊपर जाकर लग जाता है। मैं फाइनली सक्सेसफुल हो गया। लगता है मेरे अंदर कोई भी मैजिक का पावर नहीं है। प्रोफेसर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया सब कुछ के लिए। तो प्रोफेसर कहता है तुम अभी अपने एक्टिंग को बंद कर सकते हो। मुझे कहता है तुम अपने ये हरकतें अभी बंद कर सकते हो, मुझे तुम्हारा असली पावर देखना है। प्रोफेसर से पावर छुपाने की वजह से तुम्हारी पनिशमेंट भी हो सकती है, मुझे अपना असली पावर दिखाओ। देखते अभी हमारा नीरो अपने मैजिक पावर को अपने हाथों के अंदर जनरेट करता है और उस सामने की तरफ एक अटैक कर देता है जिससे वो पूरा का पूरा बैटल फील्ड ही डिस्ट्रॉय हो चुका था और उस जगह पर एक भी डमी नहीं बचा था। तभी वो इंस्ट्रक्टर उससे पूछता है तुम अपने स्ट्रेंथ को क्यों छुपा रहे थे। तभी नीरो उससे बोलता है अगर मैं अपने स्ट्रेंथ को नहीं छुपाता तो फिर मैं सबके सामने आ जाता और इस चीज से मैं बिल्कुल मना हो, मैं अपने स्ट्रेंथ को शो नहीं कर सकता। इसलिए नोबेल से ज्यादा पावरफुल बन जाता है तो फिर उस स्लेव को मार दिया जाता है, इसीलिए मैं अपने स्ट्रेंथ को नहीं शो कर सकता। तुम क्या नोबेल से डरते हो? नहीं मैं बिल्कुल उनसे नहीं डरता। तो फिर इसका एक ही मतलब हो सकता है तुम नोबेल्स को अपने नीचे झुकाना चाहते हो। और तुम्हारी ये आंखें मैंने इनको पहले भी देखा है, एक ऐसे इंसान की आंखें है जो कि एक दिन न एक दिन सभी लोगों को अपने अंदर समा लेगा, जो कि इस आंखों को नीचा दिखाते हैं। तुम्हें सबसे पहले अपने उस अंदर की चीज को जीतना होगा। अगर तुम ऐसे नहीं कर पाते तो फिर तुम उन नोबेल से भले जीतो या फिर हारो, तुम अपने आप को ही कंज्यूम कर जाओगे। इस चीज को ओवरकम करना बहुत ज्यादा आसान है जितना तुम सोचते हो उससे, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर अभी वीकेस्ट स्टेट के अंदर है और जब ये निकलेगा तब तुम अपने असली पावर को पहचानोगे और जब ऐसा होगा तब तुम बिल्कुल अपने जैसे होगे। इसलिए तुम कभी गलती से भी उन ट्रैप्स के अंदर मत फंसना। उसके बाद शिनशिप को तैयार में दिखाया जाता है तो बच्चों को जिनसे टीचर्स कह रहे होते हैं जैसे कि तुम लोगों को पता है इन दिनों के अंदर एग्जाम शुरू होने वाले हैं और इस जगह पर तुम लोगों के टोटल 7 एग्जाम्स लिए जाएंगे और इस एग्जाम से तुम्हारे सातों जेन्युइन पावर को परखा जाएगा। उन सातों एग्जाम में से भी तुम्हारा पहला एग्जाम हुआ है। कल तुम लोगों का स्ट्रेंथ एग्जाम लिया जाएगा। तुम लोग कभी ये चीज भूलना मत। तुम लोग इस एकेडमी के अंदर आए हो एक सोल्जर्स बनने के लिए और सोल्जर्स बनने के लिए सबसे मेन फैक्टर तुम्हारा स्ट्रेंथ है, तुमको मदद करेगा। तो जो लोग अपने स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करना सीख पाएंगे बस वो लोग इस एकेडमी के अंदर टिक पाएंगे। तभी एक स्टूडेंट पूछता है प्रोफेसर आज लोगों के टीम के अंदर कितने लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। वो प्रोफेसर उन लोगों को कहता है 2 लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा हर 5 बंदों के एक टीम से। हमेशा एक चीज याद रखना, तुम बस एकेडमी के द्वारा दिए गए वेपन्स और स्पेल्स को ये इस्तेमाल कर सकते हो जो कि एकेडमी के द्वारा अप्रूव किया गया है और बाकी अगर तुम्हें कोई भी और स्पेल यूज किया तो फिर तुमको एग्जाम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और कहता है वो कम ऑन तो फायर को यूज करना सीख रहा था। तो भी वो प्रोफेसर कहता है चुप कर बास्टर्ड ने गोल के एंड तक बहुत सारे मॉन्स्टर्स के जाल को बिछाया है। इससे पहले जब तुम गोल के अंदर पहुंचो उससे पहले तुमको मॉन्स्टर्स को मारना होगा और जो लोग वीक होंगे वो लोग वही पर ही मारे जाएंगे मॉन्स्टर्स के हाथों से। तभी कुछ बच्चे पैनिक करने लगते, वो लोग कहते हैं हमको इस बारे में पहले बताया नहीं क्या था, हम इस एग्जाम के अंदर मर भी सकते हैं, मेरे फादर ने मुझे ऐसा पहले नहीं बताया था। तो भी वो चश्मिश कहता है तुम लोग चिंता मत करो, तुम में से कुछ लोग मारे भी जाते हैं तो फिर हम उन लोग को रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब तुम लोग काफी कम टाइम के अंदर मारे जाओ, इसलिए तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुनकर तो बच्चे और भी ज्यादा घबराने लगते हैं। तो वो कहता है तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो क्योंकि मैं अपने जान पर खेल कर तुम्हारे जान को इस दाव के अंदर लगा कर तुम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकता हो। इसलिए तुम लोग बिल्कुल अपने इस जान से सौदा करने वाले टेस्ट से घबराना मत। तो भी बच्चे घबराते हुए कहते हैं ये कोई सेंस नहीं बना रहा है, हमको इसके बारे में पहले बताया नहीं क्या था, वैसे भी हम नोबल्स हैं, अगर हमारे फादर्स को ऐसा पता चला वो लोग ऐसे कह ही रहे थे। तभी वो प्रोफेसर कहता है तुम लोग शायद एक चीज भूल गए हो, जब तुम लोगों ने इस एकेडमी के अंदर एंटर किया था तो अभी से तुम लोग नोबल्स नहीं रहे, तुम लोग एक सोल्जर्स हो जो कि एकेडमी के अंदर ट्रेन कर रहे हो। इस जगह पर सभी लोग सेम है, इसीलिए अगर एम्परर कमांड करते हैं तुम लोगों को मर जाने के लिए तुमको मरना होगा। और वैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने इसके ऊपर पहले से ही दस्तखत कर दिए हैं, इसलिए तुम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर तुम चाहते हो इस एग्जाम को लीव करना तो फिर
जो लोग अपनी जान को दांव पर नहीं लगाना चाहते तो फिर वो अभी इस जगह से जा सकते हैं। देखते कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलता तभी वो फीमेल प्रोफेसर कहती है, तुम लोगों ने अब तक फाइनल पार्ट को तो नहीं बताया है। तुम लोग जब एंड तक पहुंच जाओगे तब उस जगह पर एक वुडन ब्रिज होगा जहाँ पर देखते हो तुम लोग अपने साथियों को हराना होगा। उसके बाद ही तुम लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि इस जगह पर बस 3 विनर्स ही रह सकते हैं। उसके बाद शिनशिप होता में दिखाया जाता है बाथ हाउस का सीन, जिस जगह पर हमारा नीरो नहाते हुए सोच रहा था हम इस फाइट के अंदर रियल तलवार का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा वो लोग मुझे नोबल्स को किल करने के लिए बोल रहे हैं। कल मजा आएगा। उसके बाद हम देखते हैं सुबह का सीन, जहाँ पर लड़की हमारे नीरो को उठाते हुए कहती है, नीरो तुम्हारे शूज। तभी हम देखते हैं उस नोबल बास्टर्ड को, जो कि हमारे नीरो से कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर देना। सुबह जॉगिंग करने गया था और तुम्हारा शूज बहुत ज्यादा कंफर्टेबल दिख रहा था, इसलिए मैंने इसको पहना था। लेकिन कभी ऐसे स्टेट के अंदर आ गया, मुझे पता नहीं चला, मुझे माफ कर देना। हालांकि जबकि मैं तुम्हारे लिए काफी दुखी फील कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा ब्रेकफास्ट मैं खुद ला कर दूंगा। हम देखते उसी लड़की को जो कि टीचर के पास पहुंच चुकी थी। वो टीचर से हेल्प मांगती है, लेकिन वो टीचर से कोई भी मदद नहीं कर सकता था। इसका रीजन भी वो टीचर उसको बताती है सारे के सारे ड्रेसेस, जूते, यूनिफॉर्म्स स्टोर रूम के अंदर है और स्टोर रूम का चाबी बस उसी पर्सन के पास है, जिसके ऊपर स्टोर रूम का जिम्मेदारी है। वो पर्सन इस एग्जाम के खत्म होने के बाद ही इस जगह पर आने वाला है। लड़की कहती है, अब मैं क्या करूँ। कहा जाता है एग्जाम के दिन का सीन, जहाँ पर सभी लोग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की से पूछता है, क्या तुम एग्जाम देने के लिए नहीं जाने वाली। वो लड़की कहती है, नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं एग्जाम में थोड़ा देर से जाने वाली हूँ, तुम पहले चले जाओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टेस्ट एरिया का सीन, जहाँ पर टीचर उन सभी लोगों से एग्जाम के रूल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। उन सभी से बताते हैं, तुम सभी लोग सेम डिफिकल्टी के साथ अलग अलग रास्ते से शुरू करोगे, बट आखिर में जाकर तुम सभी लोग एक ही जगह पर जाने वाले हो। तभी हमारा नीरो अपने मन में सोच रहा होता है, अगर वो जल्दी नहीं आई तो वो इस एग्जाम के अंदर फेल कर जाएगी, उसे जल्दी से आना होगा। तभी वो टीचर कहता है, देखकर ऐसे लग रहा है तुम में से एक स्टूडेंट गायब है। उसके बाद हम देखते टीचर एग्जाम को शुरू कर देते हैं, आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वही पर हम देखते हमारे नीरो के सामने एक मॉन्स्टर आ चुका था, लेकिन उसके अटैक को डॉज कर बस एक ही स्लैश के अंदर उसी मॉन्स्टर को मार के जमीन में लेटा देता है। उसके बाद हम देखते उस लड़की को जो कि दौड़ते हुए इस जगह पर आ रही थी, हमारे नीरो के पास आते हुए कहती है, देख ऐसा लगता है मैं अभी तक लेट नहीं हुई हो। फिर उसके बाद वो उसका जूता देते हुए कहती है, ये बनाने में मुझे बहुत टाइम लग गया, पर मैं टाइम पर आ चुकी हूँ। हमारा नीरो उससे पूछता है, तुम्हें ये शूज कहाँ पर मिला। वो हमारे नीरो से कहती है, मैंने अपने शूज की मदद से तुम्हारे शूज को रिपेयर किया है, और वैसे भी मैं एक मोटी पिग हूँ जो कि कभी भी जीत नहीं सकती, और इससे बेहतर यही होगा तुम जो कि स्ट्रांग हो वो इस मैच को जीते। और उसके इस बातों से हमारे नीरो के आंखों के अंदर आंसू आ चुके थे। इसके बाद हमारा नीरो वो शूज पहनकर बिना कुछ बोले आगे की तरफ बढ़ जाता है, एक आंखों के साथ जो किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं उन्हीं दोनों लूजर्स को जो कि मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। तभी लूजर नंबर 1 कहता है, क्या ये लोग हमें मारना चाहते हैं। इतने खतरनाक मॉन्स्टर से हमारा फाइट करवा कर मेरे शरीर के अंदर जरूर से मेरे 2 हड्डियां टूट चुका है, मैं इसके बारे में मेरे फादर से शिकायत करूंगा। तभी वो पर्सन कहता है, तो फिर ठीक है, मैं इसके बारे में एम्पायर से शिकायत करूंगा। सामने की तरफ जाने लगता है और थोड़ी दूर जाते हैं उसको लूजर नंबर 2 भी मिल जाता है। वो कहता है, क्या तुम ठीक हो। तभी वो मोटा लूजर कहता है, मैं इस जगह पर मल्टीपल टाइम मरने से बचा हुआ हूँ, क्या ये लोग हमें मारना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम के नाम पर। क्या ये वो बास्टर्ड दोनों कहते हैं, वैसे इवान की जगह पर बास्टर्ड नंबर 2 कहता है, वो जरूर से अब तक उस ब्रिज को पार कर चुका होगा। तभी पीछे से इवान बास्टर्ड आते हुए कहता है, नहीं मैं इसी जगह पर हूँ, तुम तो हमारे से भी ज्यादा लेट हो चुके हो। वो कहता है, नहीं मेरे रास्ते पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स थे और साथ ही में मेरा माना भी ड्रेन हो चुका है। वो कहते हैं, वो स्लेव जरूर से अब तक फेल कर चुका होगा, मेरे पैर इन शूज को पहनकर इतना ज्यादा दर्द कर रहा है कि मैं बोल नहीं सकता, और ऐसी चीज को बेयर फुट करना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तभी उनके पास से हमारा मेन कैरेक्टर बिजली की रफ्तार से निकल जाता है, जिसको देखकर इनकी सारी हंसियां बंद हो जाती है। वो लोग कहते हैं, इसके पास शूज कहाँ से आया। हमारा मेन कैरेक्टर उस ब्रिज के ऊपर जाकर खड़ा हो चुका था। आगे आते हुए कहता है, स्लेव बास्टर्ड मेरे सामने से हट जा, क्योंकि ये पहले से डिसाइड हो चुका है कौन इस जगह पर रहने वाला है। तेरे लिए अच्छा यही होगा मेरे रास्ते से हट जा और घर जाकर जानवर के गोबर को साफ कर। वो कहता है, मेरे रास्ते से हट जा, भले ही तुझे सॉर्ट यूज करना आता होगा, पर तू एक साथ हम सबको हरा नहीं सकता। वो ऐसा कह ही रहा होता है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर के तलवार को उसके हाथों के अंदर घुसा देता है, और इसके साथ साथ वो उस ब्रिज से नीचे गिर जाता है और उसका खेला इधर ही खत्म हो जाता है। आखिर में वो टीचर जाकर उसको पकड़ लेता है, वरना इस मोटू का खेल आज इधर ही खत्म हो जाता। और मोटू के ऐसे हार को देखकर बाकी दोनों लूजर्स का हवा टाइट हो चुका था। वो दोनों कहने लगते हैं अपने मन में, क्या हमें सच में
इससे फाइट करना होगा। क्या होगा अगर हम हार जाए? तभी वो दूसरा लूजर बास्टर्ड हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ्रेंड को मेरे सामने हर्ट करने की? तुझे इसका हर्जाना भुगतना ही होगा। ये बोलकर उसकी तरफ अटैक कर देता है, लेकिन नीरो के एक अटैक के साथ ही उसके तलवार हिस्सों में बट जाता है। तो वो कहता है, ये एक चीप शॉट था और वैसे भी मुझे पता है तुम्हारा वीकनेस क्या है। भले ही तुम्हें तलवार यूज करना आता होगा, लेकिन तुम्हें मैजिक के अंदर तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है। ये बोलकर उसकी तरफ मैजिक से अटैक करने जाता ही था। ये बोलकर उसकी तरफ मैजिक का अटैक करने ही वाला था, तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके मैजिक के अटैक से 10,000 गुना ज्यादा बड़ा उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसका भी खेल इसी जगह पर खत्म हो जाता है। आखिर में बचता है इवान बास्टर्ड, जो कि उसकी तरफ देखने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, नेक्स्ट। नीरो से एक ही चीज पूछता है, तुम्हें कैसे पता था? मैं ये पहले से ही पता था, ये टेस्ट इम्पॉसिबल होने वाला है चूज के बिना। तभी वो इवान बास्टर्ड कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये बोलकर उसकी तरफ अटैक कर देता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर फुल स्पीड से उसके मैजिक अटैक को तोड़ते हुए तलवार से उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन उधर से वो भी हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक करने ही आ रहा था। हमारा नीरो उसके अटैक पैटर्न को समझता है, तभी उसके ऊपर एक वाइटल अटैक लॉन्च करने ही वाला था। तभी वो उसे टेलीपोर्ट होकर हमारे मेन कैरेक्टर के माथे के ऊपर आ जाता है। तभी वो टीचर कहती है, अभी ये क्या हुआ? क्या ये टेलीपोर्टेशन स्पेल था? वो टीचर कहता है, नहीं मैंने तो नहीं देखा। फिर उसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए हमारे नीरो को उस ब्रिज से गिरा देता है, लेकिन हमारा नीरो एक टहनी के सहारे उस जगह पर लटके रहता है। तभी वो इवान बास्टर्ड कहता है, तुम्हारा फेट पहले से ही डिसाइड हो चुका था। तुम एक स्लेव के रूप में पैदा हुए हो और एक स्लेव के तौर पर ही मरने वाले हो। ये बोलकर उसकी तरफ एक मैजिक का हमला कर देता है। उसको लग रहा था हमारा मेन कैरेक्टर का खेल इधर खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को उससे कुछ भी नहीं हुआ था। वो कहता है, क्या तुम सरवाइव कर चुके हो? उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक ही सेकंड के अंदर पासा पलट देता है, उसको जंप कर एक खतरनाक सा लात मारता है, जिससे वो अब नीचे गिर चुका था, जिससे अब हमारे मेन कैरेक्टर की जगह वो आ चुका था। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही शांत से कहता है, नीरो उसको बचाते हुए कहता है, तुमने जरूर से मुझसे अलग कोई बुक कर लिया था। ये बोलकर उसको बचा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं उसी लड़की को जो कि एक कोने में बैठकर रो रही थी। वो कहती है, डैड मुझे माफ कर देना, मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ, मैं किसी काम की नहीं हूँ। उसके बाद हम देखते हैं हमारे नीरो को जो कि उसके पास आते हुए कहता है, रोने से सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाता, चलो वो पर चलते हैं, अभी भी कुछ टाइम बचा हुआ है। नीरो उसके जिंदगी के अंदर एक उम्मीद का किरण बनते हुए आया था।